नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। कहते हैं बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ अधूरा होता है। शायद इस हकीकत से गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है। करीब 12 से 14 लाख की आबादी और यहाँ पर पानी को तरस रहे हैं लोग। जनहित में हम पानी के तरसते हुए मुद्दे को लेकर हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, लेकिन इसी बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। इससे आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से खबर, सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस थमाया गया है। तो पीएम मोदी को पनौती बोलने वाले बयान पर यह नोटिस थमाया गया है। तो फिलहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव आयोग ने यह नोटिस थमाया है और जवाब तलब किया है। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोलने वाले बयान पर यह नोटिस थमाया गया है। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह नोटिस थमाया है। तो इस बयान को लेकर जवाब मांगा गया है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती जैसे शब्द से संबोधित किया और इसी को लेकर चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की गई थी, जिसके चलते ये नोटिस थमाया गया है, जवाब तलब किया गया है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया है। तो अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि किस आधार पर यह बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोलने वाले बयान पर यह नोटिस थमाया गया है। रुक करते हैं जनहित का। जनहित में वापस लौटते हैं। दरअसल बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग पानी के लिए, और पानी जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी होता है। करीब 12 से 14 लाख की आबादी वाली कॉलोनी बीते कई सालों से जल का संकट का सामना यहां के रह रहे बासिंदों को करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए पहले लोगों ने लोकल प्रशासन से मदद की मांग की, लेकिन इतनी बड़ी समस्या को लेकर किसी भी अधिकारी ने संजीदगी नहीं दिखाई। आखिरकार लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता इख्तियार करना पड़ा और तीन लोग बीते 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और अब भूख हड़ताल। लेकिन अब तक इनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि प्रदेश सरकार लगातार अपने मातहतों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने का बराबर निर्देश जारी करते रहते हैं। और इसके बावजूद प्रदेश की जनता को ऐसी समस्याओं से अक्सर जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद दर्शकों की राय साझा करेंगे और चर्चा करेंगे। गाजियाबाद में पेयजल के लिए भूख हड़ताल, खोड़ा कॉलोनी में लातूर जैसे हालात। 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं स्थानीय लोग। खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 12 से 14 लाख। 2016 में खोड़ा कस्बा नगर पालिका घोषित हुआ। 800 से 1000 फुट तक नीचे जा चुका है भूजल का स्तर। स्थानीय जनता को खरीद कर पीना पड़ रहा है पानी। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। अब यहाँ के स्थानीय लोग खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं।
यहाँ के स्थानीय लोग कई बार इस समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका में शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका समाधान नहीं मिला है। लिहाजा 13 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। बता दें कि खोड़ा नगर पालिका, जिसकी आबादी 12 से 14 लाख है और इस कॉलोनी में लोगों को बसे करीब 40 साल हो गया है। 2016 में यह कॉलोनी नगर पालिका घोषित हुई, लेकिन अभी तक पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि यहाँ का भूजल का स्तर भी 800 से 1000 फुट तक नीचे जा चुका है और कई इलाकों में धरातल का पानी समाप्त ही हो चुका है। लोगों ने बताया कि उन्हें पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल ये इलाका दिल्ली से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ भूजल काफी नीचे पहुंच चुका है। बोरिंग करने पर रोक लगी हुई है। 12 लाख की आबादी वाला इलाका आज भी टैंकरों और डिब्बा बंद पानी के सहारे जीने को मजबूर है। हर चुनाव में यह समस्या बड़ा मुद्दा बनती है और चुनाव बीतते ही ये मुद्दा शांत हो जाता है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोग इस उम्मीद में अनशन पर बैठे हैं कि शायद वोटों की खातिर हुक्मरान कुछ सुन लें। कस्बा खोड़ा में भूख हड़ताल 9 नवंबर से लगातार चल रहा है। बता दें कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे के बाएं तरफ कस्बा खोड़ा पड़ता है। ये करीब 14 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। गाजियाबाद जिले की नगर पंचायत खोड़ा के एक तरफ नोएडा और दूसरी तरफ दिल्ली बसा हुआ है। खोड़ा का कुछ इलाका हिंडन नदी की खादर क्षेत्र से भी सटा हुआ है। बता दें कि जल स्तर नीचे जाने के मद्देनजर सरकार ने इस इलाके को डार्क जोन में घोषित किया हुआ है। जो पुराने नलकूप या नल हैं उनमें भी साफ पानी नहीं आता है। खोड़ा में हर घर में नल नहीं है और सार्वजनिक हैंडपंप बेहद कम है। पानी भरने के लिए लाइन लगती है। पेयजल के अस्थायी समाधान के लिए खोड़ा नगर पालिका ने पिछले दिनों 70 टैंकर खरीदे थे। 5 अप्रैल 2023 को सांसद जनरल बीके सिंह ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन टैंकरों से सुबह शाम 2 वक्त गंगा जल आपूर्ति हो रही है। हर परिवार को नियमित 200 लीटर पानी दिया जा रहा है। हालांकि ये व्यवस्था कारगर नहीं है। उन परिवारों को दिक्कत ज्यादा होती है जहां सदस्यों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि खोड़ा में गंगा जल आपूर्ति के लिए जल निगम ने कुछ महीनों पहले PFR बनाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार खोड़ा में गंगा जल पहुंचाने के लिए दादरी के पास गंग नहर से पाइपलाइन के जरिए पानी लाना पड़ेगा। इसमें करीब 600 करोड़ रुपए की लागत बताई गई। हालांकि ज्यादा बड़ा एस्टीमेट होने की वजह से यह योजना अब तक परवान नहीं चढ़ पाई है। जल संकट के मामले में खोड़ा की तुलना लातूर से की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लातूर, कतर जैसी स्थितियां, बुंदेलखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जो पानी से वंचित हैं। ऐसी ही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं गाजियाबाद के इस इलाके की। हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का दक्षिण हरियाणा जो क्षेत्र है वहाँ किसी समय में यही प्रॉब्लम थी जो आप बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समस्या के निदान के लिए क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने प्रयास किया, वहाँ के MLA MP का घेराव किया और उनसे कहा कि जब तक आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। अंततः MP और MLA दोनों को झुकना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% मैडम 90% सहयोग रेलवे का है। जहाँ रेलवे लाइन बिछी होती है वहाँ पानी की समस्या निदारद होती है। कारण क्या है कि वहाँ जो है रेलवे विभाग समुचित व्यवस्था करता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पानी का स्रोत रहा है वो हमारी छतें भी है। उन छतों को इस ढंग से मकान बनाया जाए कि जो भी बरसात में पानी है उसको हम संरक्षित करें और अपने उपयोग में लाएं। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और ये जो
सामने आ रहा है कि बूंद बूंद यानी कि 14 लाख की आबादी है और 14 लाख की आबादी अब एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक क्या था कि लोगों को लग रहा था, क्योंकि लगातार योजनाओं का जिक्र करें या लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही थी कि पानी की भरपाई की जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि पानी कैसे उपलब्ध होगा। ये लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं और अब भूख हड़ताल पर 3 लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एक तो पानी की किल्लत और ऊपर से अब भूखे रहकर पानी की मांग की जाती है, क्योंकि पानी बेहद जरूरी है। वो कहते हैं ना, पानी बिन सब सुना। तो ऐसी ही स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय साझा करेंगे। तो हमारे साथ गाजियाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सपा से शिवचरण जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस से बबीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी नेता से कर लेते हैं, राजेश द्विवेदी जी से। राजेश, अगर आप राजेश जी सुन पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी के बिना तो कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। एक बार खाने के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं, और 14 लाख की आबादी है जो पानी की किल्लत से जूझ रही है। बहन जी ने तो खेल खराब कर लो अपनों सब, कहीं तो जाना ही पड़ा है वो भाई। अब बहन जी कह रही हैं। राजेश जी जी आपसे मेरा सवाल है, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैडम, जो भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के परिवार हैं, हम सबको हमारी एक प्राथमिकता है कि हम सबको जो है विकास मुहैया कराए। जल का जो संकट है उसकी दूरी होगी। निश्चित है सरकार की जो प्राथमिकता है वो अपने हिसाब से जो है कार्य कर रही है, और वहाँ के परिवार को यदि किसी प्रकार से पानी के लिए दिक्कत है तो वो व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सरकार के लोग जो है वहाँ लग करके कराएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, कितना आसान होता है कम शब्दों में समस्या पर कोई भी प्रतिक्रिया दे लेना, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये तस्वीरें आपसे कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही हैं? क्योंकि एक लंबे अरसे से यहाँ पर मांग की जा रही है, जिस तरीके से जो घड़े हैं वो सूख चुके हैं और पानी की किल्लत से त्राहिमाम मचा हुआ है और अब भूख हड़ताल करनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को, और भूख हड़ताल के बाद भी ये आवाज़ जिम्मेदारों तक नहीं पहुँच रही है। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा कि ये सरकार की प्राथमिकता है और कोई भी परिवार जो है जल के विहीन नहीं रहेगा। जल ही जीवन है और हमारी प्राथमिकता है। निश्चित है हम संबंधित वहाँ के प्रशासन अधिकारी जो भी लगे होंगे उनसे जो है वार्ता करके वहाँ की पानी की मुहैयत कराई जाए। ठीक है, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पानी से तरस रहे हैं इनकी देखिए सरकार की अवस्था देखिए कि सरकार ने चिल्ला के वोट मांगे कि घर घर नल, घर घर जल, और वो अभी तक मांग रहे हैं और उन्होंने गिना दिए कि गिनती हमने करोड़ों घर में नल दी थी। तो मैम ये देखने की चीज है कितना झूठा वादा है। आज देखिए अगर हम आपके ऊपर में कोई लांछन लगाते हैं झूठा तो आप मेरे ऊपर केस कर देती है। मैं बोलता हूँ जब सरकार इतने झूठे वादे की है तो सरकार के ऊपर केस क्यों नहीं हो जाता है। हमारे सीएम साहब और सीएम साहब को इस कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये 14-15 लाख की जनता जो मर रही है इनको तो सीधा पीएम और सीएम से क्वेश्चन करना चाहिए।
जनता से क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए, बिल्कुल सीएम और पीएम के लिए कुछ नहीं, बोलते हैं सवाल तो शासन स्तर पर ही पूछे जाएंगे प्रेम जी। आप लोगों की तो राय चाहिए होती है ऐसे मुद्दों को लेकर, ऐसी समस्याओं को लेकर, क्योंकि आम जनता को भी तो पता चले कि शासन और प्रशासनिक स्तर पर कितनी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से आम जनता की सहूलियत के लिहाज से ये मुद्दे हम उठाते हैं और इन पर बात करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी आप सुन पा रहे हैं जी? हेलो, पानी की समस्या को सरकार तत्काल हल करने की कोशिश करे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को बताया था भगवान श्री कृष्ण ने गांवों के रूप में, और हर आबादी के बीच में खुली जगह हुआ करती थी। अंग्रेजों ने बसाया पार्कों के रूप में खुली जगह दी, लेकिन आज मनमाने तरह से आबादी बसाई जा रही है और सैकड़ों किलोमीटर तक कोई खुली जगह नहीं होती है। आखिर प्राकृतिक संसाधन पानी या हवा ये सब मिलेंगे कैसे? तो सरकार ये जो आबादी बढ़ाती चली जा रही है अपने मतलब से नेता लोग ये रोके। इसके अलावा आबादी जो है एक ही जगह पर जो आके सेंट्रलाइज हो रही है, इस गतिविधि को तत्काल बंद करें। लोग अपने आवास अपने गांवों में अपने कस्बों में बनावें। जब सब कोई शहर में एक शहर में ही आके बस जाएगा तो वो जगह सैकड़ों किलोमीटर तक अगर कच्ची नहीं रहेगी तो पानी मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए जो है ये जो प्लानिंग पुअर प्लानिंग है, भगवान श्री कृष्ण से बड़े इंजीनियर हैं मोदी साहब, और बाकी तमाम नेता भी हैं। तो वो सब नेता लोग मिलके मोदी कृष्ण भगवान की ही प्लानिंग को खत्म कर दिया हिंदुस्तान से। गांव के रूप में बसेंगे तो आपको पानी है, हवा है और सब चीज आपको मिलेगी। कूड़ा फेंकने की जगह मिलेगी, नष्ट करने की जगह मिलेगी, प्राकृतिक परिवर्तन के लिए जगह मिलेगी। अगर आप शहरों के रूप में बिल्कुल कृत्रिम चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उसका खामियाजा इस तरीके से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, ये कहना है आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय ऐसे मसलों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अगले दर्शक किसी बीच जुड़ चुके हैं मेरठ से उमेश जैन जी। उमेश जैन जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि जो पानी की समस्या है खोड़ा गांव खोड़ा नगर में जी, हाँ, जो मैं ये कहना चाह रहा था जो खोड़ा नगर पालिका में पानी की शिकायत है, ये बहुत बड़ी समस्या है। 12 लाख आबादी के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को तुरंत इस समस्या को बिल्कुल जो योजनाएं अधर में लटकी हैं उनको अंतिम रूप और पूर्ण करना चाहिए, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। सपा नेता और बबीता सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी आपका रुक करेंगे। जो योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, हर घर नल हर घर जल की योजना कितनी सार्थक होती हुई नजर आ रही है। ये 14 देखा जाए 14 लाख की आबादी है जो बूंद बूंद को तरसती हुई नजर आ रही है और अब भूख हड़ताल करनी पड़ रही है इन्हें पानी के लिए। बबीता जी सुन पा रही हैं आप? बबीता जी अगर आपको आवाज मिल पा रही है, आप सुन पा रही हैं? जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी समस्या है जल नहीं मिलने का और इसकी आवश्यकता तत्काल पूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है वो मिल जाए। और इसके लिए तो उन्हें प्रयास और ज्यादा करने चाहिए। आम आदमी को भूख हड़ताल के लिए या परेशानी के लिए नहीं बैठना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो ये तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए। ठीक है बबीता जी आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कासगंज से। बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज एक्सप्रेस में भीषण आग लगी। बिल्हार स्टेशन के पास ये आग लगी। कासगंज एक्सप्रेस में भीषण आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आ रही है। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी और अहम खबर, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड लगी हुई है। मौके पर घटनास्थल पर पहुंची हुई है फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत लगातार जारी आग पर काबू पाने की, तो कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल।
तो कासगंज एक्सप्रेस में ये भीषण आग लगी है। बिल्हौर स्टेशन के पास ये आग लगी, ये अहम खबर सामने आ रही है और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? फिलहाल वजह अभी तक साफ नहीं हुई है कि क्या वजह रही आग लगने की। जनहित में वापस लौटते हैं, चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है और 14 लाख की आबादी पानी से परेशान है। जो योजना है वो उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शिवचरण जी का रुख कर लेते हैं। शिवचरण जी, ये जो गाजियाबाद के खेड़ा से ये जो खबर सामने आ रही है, खेड़ा कॉलोनी के जो लोग हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए अब तरस रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं जी आई आवाज? जी सुन पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार हुआ करती थी तो इन सब चीजों पे बड़ा गहनता से ध्यान दिया जाता था। और मैं तो एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ, किसी मरीज को अगर एक बीमारी हो फिर उसे दूसरी बीमारी घेरती है, फिर तीसरी घेरती है, ऐसे वो बीमारी से ऐसे घिर जाता है, फिर उसके अंतिम दिन आ जाते हैं। ऐसे ही ये अंतिम दिन सरकार के चल रहे हैं, कहीं पे लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पुलिस एनकाउंटर के नाम पे मार रही है, कहीं दिन दहाड़े मार रही है, कहीं किसी को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो इस सरकार में ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आने वाला समय अब इनका खतरे में है, अब इनकी सरकार जा रही है, इसलिए प्रकृति भी इनके साथ धोखा कर रही है। बिल्कुल, और ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं क्योंकि आम जनता जो है वो उसको जिस मुद्दे के आधार पर वो वोटिंग करती है, या हमारे जो देखा जाए ये नेता होते हैं जब जनता के बीच जाते हैं तो इसी तरीके के मुद्दे लेकर जाते हैं कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में वो नजर आते हैं, दावे और वादे करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर राजेश जी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब इलेक्शन दूर नहीं है, अगर 2024 का जिक्र किया जाए तो ये दूर नहीं है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी साझा कर लेते हैं। नरेश कुमार जी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए लोग अब नजर आ रहे हैं। जो दावे और वादे इन आम जनता से किए गए या जिस योजना का जिक्र किया गया वो योजना भी अधर में लटकती हुई नजर आ रही है क्योंकि अगर इसमें काम किया जाता तो आज हर घर नल और हर घर जल पहुंच चुका होता। फिलहाल वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। इसी बीच आप बड़ी खबर से रूबरू करा दे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे हुए हैं, कृष्ण जन्मभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा, मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो ब्रज उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव में शामिल होने के लिए इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो पहले से सुनियोजित था, ब्रज उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
गाजियाबाद से जो ये खबर सामने आ रही है, 14 लाख की आबादी और बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी के लिए यहाँ के लोग, क्योंकि लगातार जो बड़े बड़े दावे किए गए वो पूरी तरीके से फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों की राय साझा कर रहे हैं। नरेश कुमार जी का रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नरेश कुमार जी, ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, या ये कहें जो पानी की किल्लत नजर आ रही है, क्या सरकार को ये किल्लत दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि 13 दिन का वक्त बीत चुका है भूख हड़ताल करते करते, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है। ये आवाज शासन स्तर तक पहुंच नहीं रही, या सुन के भी अनसुना किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज का, कि के न्यूज अक्सर जनहित के मुद्दे उठाता आया है और आज भी जनहित का उठा रहा है कि स्थानीय नागरिक जो कि खोड़ा कॉलोनी में 12-14 लाख की आबादी है और वहां पर पानी की समस्या जो एक मूलभूत समस्या है, पानी के बिना कुछ भी नहीं, जल ही जीवन है, ऐसे नारे दिखाई देते हैं और सरकार इस पर गंभीर नहीं है, इस पर विचार नहीं कर रही, उनकी समस्याओं से उन्हें निजात नहीं मिल रही। और ये मूलभूत समस्या के लिए आज आम नागरिकों को 13 दिन हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वह इस देश के नागरिक नहीं? क्या वह इस देश में नहीं? क्या वह इस सूबे में नहीं? तो उनका अभिभावक कौन है? सरकार को चुनती है जनता अभिभावक के रूप में अपनी समस्याओं से निजात के लिए। तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इनकी ओर? क्यों नहीं इनकी मूलभूत समस्याओं को निजात दिलाई जाती? और पानी जैसी एक बहुत ही आवश्यक चीज, उसमें भी सरकार ध्यान नहीं दे रही और 12-14 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार फिर नहीं सुन रही। क्योंकि सरकार को ऊपर ये बात, जो जिला प्रशासन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह शासन स्तर तक, केंद्र स्तर तक इस बात को पहुंचाए, लेकिन मुझे तो लगता है जिला प्रशासन मौन बैठा है या आंख मूंदे बैठा है। वो उसे क्यों नहीं दिखाई देती है मूलभूत समस्या यहाँ की? उसे पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो क्या अपने हुक्मरानों को सब कुछ सही है, वो यहाँ से बनाकर रिपोर्ट भेजते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है। कागजों में नई नई योजनाएं लागू करते रहो, क्या फायदा ऐसी योजनाओं का जो अमल में न लाई जा सके? चुनाव के समय आप बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और जनता आज भी प्यासी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं, आपने कहा ये जो समस्या सामने आ रही है इसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। 13 दिन हो गए और अभी तक अनसुना किया जा रहा है। इस मांग को और इस भूख हड़ताल को नजरअंदाज किया जा रहा है। कितना और वक्त भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तब इस समस्या का और इस जल संकट से निजात मिलेगी यहाँ की जनता को? हेलो जी राजेश जी। जी मैडम, सवाल मुझसे? जी देखिए मैडम, सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर हर के काम और जल ही जीवन है। उस विषय पर मैं पहले ही बता चुका हूं, सरकार अपना काम कर रही है। कैसे काम कर रही है राजेश जी? किस तरीके से काम कर रही है कि जल? मैडम बिल्कुल मैडम, इसको थोड़ा सा बताइएगा। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी शिवचरण जी कह रहे थे कि ठीक है राजेश जी, आपका वापस से रुक करेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दें। मथुरा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हाथ जोड़कर भगवान के सामने ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि के बाहर परिसर में नमन करते हुए, क्योंकि उत्सव में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्थापित किया गया, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है यहाँ पर आदि केशव भगवान की, और कहते हैं कि आदि केशव भगवान के दर्शन के बिना कृष्ण जन्मभूमि का। तो एक एक करके जो यहाँ पर प्रतिष्ठित मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी पूजा अर्चना के साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। मथुरा दौरा फिलहाल बेहद अहम सुनियोजित था पहले से और कृष्ण भूमि में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कृष्ण उत्सव में तो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं
मथुरा से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं भगवान की, भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों की, उनको हाथ जोड़कर नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आठ अरब 64 करोड़ वर्षों के बाद एक बार श्री कृष्ण का परम परमात्मा का जन्म होता है। बहुत ही सौभाग्य का आज का दिन है कि आज हम सभी इस क्षण के साक्षी हैं। उत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक विशेष महत्व इस कृष्ण उत्सव का और ये कार्यक्रम बेहद आकर्षण वाला होता है और इसमें जिस तरीके से एक वर्णन किया जाता है और तरह तरह की जो झांकियां हैं और एक पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में एक सजावट और तैयारियां पहले से की जाती हैं। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना हाथ जोड़कर नमन करते हुए, आचमन करते हुए और तिलक लगवाते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मंदिरों को बहुत ही आकर्षण लुक दिया गया है, रूप दिया गया है, सजाया गया है, झांकियां सजाई गई हैं। तो दर्शन एक एक कर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर भगवान कृष्ण की अलग अलग रूपों की मनमोहक झांकी और तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, उनकी पूजा अर्चना और अब ये पगड़ी जो वहाँ के पुरोहित हैं वो पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तिलक करते हुए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं और इस ब्रज उत्सव में शामिल होने के लिए। तो कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, नमन करते हुए इस उत्सव का हिस्सा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए, इस उत्सव के जरिए जो एक कहानी है उसको दर्शाने की कोशिश और बहुत ही तरह तरह की झांकियां भी यहाँ पर सजाई गई हैं और जो मूर्तियां हैं अलग अलग रूपों की, उनके दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिलक लगवाते हुए और नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
तो फिलहाल ये दौरा और दौरे के साथ साथ कई ऐलान भी कॉरिडोर को लेकर कर सकते हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट का ऐलान भी कर सकते हैं। इस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उत्सव में शामिल होने के साथ साथ एक बड़ा ऐलान, और इस ऐलान को 2024 से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो बात अलग है कि फिलहाल मथुरा कॉरिडोर को लेकर तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, और इस बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लोगों से मेल मिलाप करते हुए साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं कृष्ण जन्मभूमि में। और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे दौरे को लेकर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। देखा जाए दुर्गेन जी, तो ये दौरा फिलहाल कई लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जिस वक्त ये बेहद खास तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं? सोनी, अगर इनको एक मोटे मोटे तौर पर एक पत्रकार के रूप में अगर इनका विश्लेषण किया जाए तो दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और 25 तारीख को वहां वोटिंग है। प्रधानमंत्री और लगातार जो बीजेपी की पूरी टीम वहां लगातार कैंपेन कर रही थी, और खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का देश का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, वो सबसे ज्यादा 25 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने वहां पर की हैं। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के सहारे ही है, और जो अशोक गहलोत की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका उनको सहारा है, और उसी पिच को और थोड़ा सा मजबूती से कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री मथुरा गए हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बन रहा है। और जो मीराबाई की 525वीं जयंती समारोह में वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो सीधे सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि गए, वहां पर वो दर्शन किए। जयंती इसके बाद का कार्यक्रम है जयंती समारोह में, और जो वहाँ की सांसद हेमा मालिनी, उनकी एक नृत्य नाटिका भी है, उसमें भी शामिल होना है। लेकिन अब कनेक्शन क्या है? जो तत्कालिक कनेक्शन राजस्थान से ये है कि मीराबाई राजस्थान के पाली में जन्मी और मेवाड़ की वो बहू थी। तो एक संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो, हम मीराबाई को भी बहुत मानते हैं, हिंदुत्व को भी बहुत मानते हैं, और बीजेपी हमेशा कहती रही, उसके एजेंडे में रहता रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अयोध्या का मुद्दा जिस तरीके से कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा खिंचा, उसके बाद बीजेपी और जो संघ परिवार है उसने एक स्ट्रैटेजी बदली। अब वो विश्वास जो विकास के जरिए
जैसे उन्होंने काशी कॉरिडोर बना दिया, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना दिया, महाकाल लोक बना दिया, तो अब वो बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी में उलझने के बजाय उन जो उनका एजेंडा है, जो उनके एजेंडे में जो तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थान हैं, जो उन्हें राजनीतिक रूप से भी लाभ दिलाते हैं, उनको ये कहते हैं कि वो उनकी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं। ऐसा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व उन इलाकों का विकास कर रहा है। अब जो मथुरा कॉरिडोर के विकास की बात लगभग तय हो गई है। यहाँ आज प्रधानमंत्री बहुत सारी घोषणाएं कर सकते हैं, इसके विकास को लेकर 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर सकते हैं, कोई इसको मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने को लेकर भी कोई घोषणा वो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मांग चल रही है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जा रहा है कि कोई मोनो या मेट्रो टाइप की ट्रेन भी मांगी जा रही है। तो प्रधानमंत्री और जो पूरा उनका सिस्टम है, वो चाहते हैं कि मथुरा को भी एक तरीके से काशी या अयोध्या जैसा विकसित कर दिया जाए, तो वास्तव में अपने आप में इसका माइलेज उन्हें मिलेगा। मथुरा कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है, उसके बजट का भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर जो बयानबाजी भी सामने आ रही है, क्या इसे सीधा सीधा 2024 से जोड़कर देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है। 2023 और 24 दोनों अभी आप देख रहे हैं, जहां अभी चुनाव बाकी, चूंकि भी तेलंगाना में हिंदुत्व और इस तरह के मुद्दे बहुत चलते नहीं हैं, लेकिन राजस्थान में तो कोर जो काऊ बेल्ट है, वहां तो हिंदुत्व का मुद्दा चलता है। राजस्थान में बीजेपी का पूरा चुनाव कैंपेन ही ये रहा है कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू विरोधी हैं और हम हिंदुओं के समर्थक हैं। पूरा कैंपेन उन्होंने इसी पर डिजाइन किया और इसी पर वो रहे। तो ये आज नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है। अभी जिस तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जब वोट पड़ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी झारखंड के आदिवासी इलाकों में एक आदिवासियों के बीच कार्यक्रम वो कर रहे थे, आदिवासियों के बीच मौजूद थे। नरेंद्र मोदी संकेत और संदेश देने में बहुत माहिर नेता हैं और उनकी पार्टी उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम डिजाइन करती है। ये कहा जा रहा है कि देश का कोई पहला प्रधानमंत्री मथुरा गया है और उसने जन्मभूमि के दर्शन किए हैं। नरेंद्र मोदी खुद 32 साल बाद वो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, तब 1991 में वो मथुरा गए थे। वहां संघ का एक शिविर था, उसमें वो शिरकत करने के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। राजनीतिक रूप से भारत में जिस तरीके का सिस्टम है, धर्म और राजनीति को मिला के जो सिस्टम चल रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सुनिए, बिल्कुल। मथुरा कॉरिडोर का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो इसको लेकर इस तरीके की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कि जो मथुरा की कुछ जनता है वो इस बात को मानने को लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब आने वाले समय में जनता किस तरीके से लेती है या जनता का किस तरीके से समर्थन बन पाता है, और 2024 की राह क्या इसके जरिए आसान रहेगी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें आप इसको खारिज नहीं कर सकते। जो बीजेपी की हिंदुत्व की पिच है, देखिए अब अयोध्या के मुद्दे पर चूंकि राम मंदिर जब एक तरीके से तकसीम हो जाएगा, राम मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा और जनवरी में उसका जब लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद ये एक कहने के लिए हो सकता है एक बड़ा उपलब्धि के रूप में राम मंदिर रहेगा, लेकिन सामने रख के एक मुद्दा ये एक अचीव्ड गोल है। राम मंदिर का बनना बीजेपी के लिए बीजेपी अचीवर है, लेकिन आगे लक्ष्य क्या है, वो क्या रखेंगे? काशी में वो विकास कर चुके, ज्ञान वापी का मसला कोर्ट में है। अब यहाँ के मसले को भी एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया कि आप सर्वे करा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया मथुरा को लेकर। सर्वे की बात उन्होंने कही। तो अब सारा का सारा फोकस, जैसा कि हम लोग लगातार खासतौर पर के न्यूज इस बात को कह रहा है कि अब 24 का जो एजेंडा है, जो धार्मिक एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो मथुरा के इर्द गिर्द होगा। और श्री कृष्ण के जो मतावलंबी हैं, जो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो एक तरीके से यादव हैं। बहुत ऐसे तो श्री कृष्ण पूरी दुनिया में माने जाते हैं, सभी धर्म जाति के लोग उनको मानते हैं, लेकिन यादव उनको अपना वंशज बताते हैं। और जो विपक्ष है वो ओबीसी का कार्ड बीजेपी पर फेंक रहा है, ओबीसी जनगणना की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने बीजेपी साध रही है, और इसका जो प्रमुख साधन है बिल्कुल सीधे ये दौरा अगर देखा जाए तो एक वोट बैंक साधने की कवायद यहाँ पर नजर आ रही है, और एक धार्मिक और हिंदुत्व के एजेंडे के आधार पर जो प्लान तैयार किया है बीजेपी ने, उसी आधार पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल दौरा ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।
जनहित में वापस लौटते हैं। चर्चा कर रहे थे गाजियाबाद से जो खबर सामने आ रही है कि बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और जिस तरीके से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं राजेश द्विवेदी जी, उनका कहना है कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। राजेश जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। और इस मामले में अगर देखा जाए तो क्या लगता है अब इस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो सकेगा? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है हर परिवार के लिए जो है जल की योजना जो चलाई है वो निश्चित है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। लेकिन मान लिया जाए किसी क्षेत्र में यदि किसी कारणवश में वहां संबंधित अधिकारी या ठेकेदारों की कमी के कारण ऐसी नहीं हो पाई है तो जल्दी उन लोगों के खिलाफ भी जांच कराई जाएगी, क्यों नहीं हुआ, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें जैसा कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, नरेश कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसकी भी तो जिम्मेदारी है किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करके शासन स्तर पर भेजी जाती है। क्या उसे ये सारी दिक्कतें, ये आम जनता की समस्याएं नजर नहीं आ रही या नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि ये बेसिक और मूलभूत समस्या है। वही मैं कह रहा हूँ मैडम, उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो है संज्ञान में जरूर लिया है और तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैडम कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माननीय श्री शरण कश्यप जी बोल रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडई नहीं हो रही थी। अब कौन बताए उनको जो है किस प्रकार से गुंडई चरम सीमा पे थी, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। यदि यह सरकार में रहते हुए गाजियाबाद में जलकल की व्यवस्था के लिए निदान किए होते तो शायद आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है इस योजना को लाना नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं कि वहां की क्षेत्र की जनता की पेयजल की समस्या होगी, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा, ना कभी इन्होंने कोई काम किया। इन्होंने तो केवल गुंडा माफिया उन लोगों को पाला, गुंडा माफियाओं को टिकट दिया और जो है सरेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। कभी इन्होंने विकास किया नहीं, ना ये तो राजेश जी, तो ये भी तो विकास को नहीं दर्शाता है ना। अगर विकास होता तो आज मुझे लगता है ये दिक्कतें सामने नहीं आती और यहाँ की जनता संतुष्ट होती है इस विकास से। मैंने कहा कि सरकार, यदि इनकी सरकार थी, इस सरकार पे जो है काम किए होते तो शायद ऐसी घटनाएं होती। अभी तो आपकी सरकार है ना, अभी तो आपकी सरकार है राजेश जी। मैडम हम कर रहे हैं ना, मैंने वही कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लेकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की योजना है उसको धरातल पर जो है उतारने का काम कर रहे हैं। शिवचरण जी का रुख करेंगे, इसके बाद फाइनल कमेंट नरेश कुमार जी से लेंगे। शिवचरण जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो इन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया। खैर वो पूर्ववर्ती अब जब नहीं किया था तभी जनता ने नकारा, लेकिन मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है और इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि समस्या का निदान जल्द से जल्द होगा, क्या कुछ उम्मीद? अनम्यूट करिएगा। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है 14 लाख लोगों को पानी का संकट सामने आ गया है, तो इनको एक तो वहां नए बोरिंग पे बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए, समरसेबल पे पाबंदी लगा देनी चाहिए और वहां तुरंत जल की व्यवस्था करना चाहिए। जब आदमी को जल ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे उसका जीवन रहेगा? जल ही जीवन है, ये भी नारा हम लोग दिया करते थे, ये बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ झूठ बोलने पे भरोसा रखते हैं, जैसे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष लगवाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये सिर्फ झूठी बातें कह के ही गुमराह करके वोट लेने का काम करते थे। अखिलेश जी ने इतने काम करा दिए हैं, ये तो कभी जीवन में सोच नहीं पाएंगे। तमाम 100 डायल 102 1090 तमाम ऐसी योजनाएं चला दी जिससे गरीब आदमी को लाभ हुआ। इनने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई चौपट कर दी है, फीस दुगनी चौगनी 10 गुनी बढ़ा दी है, हर चीज पे महंगाई ही महंगाई कर दी है। ये इनका विकास है। इनका विकास तो ये है कि जितना बढ़िया झूठ बोल लो उतना बड़ा विकास है।
चलिए नरेश जी बैठे हुए हैं, उनका फाइनल कमेंट ले लेते हैं, इसके बाद समय बचता है तो ज़रूर आपसे जवाब लेंगे राजेश जी। लेकिन इस समस्या पे गौर फरमाइएगा क्योंकि ये समस्या बहुत विकराल समस्या है। नरेश कुमार जी, जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के बीच अगर राजनीति का जिक्र करें तो राजनीति हर मुद्दे पर चरम होती है और यहाँ भी होती हुई नजर आ रही है, बजाय ये सोचने की कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जो जनता प्यास से तो पहले ही पानी से तड़प रही थी, अब भूख हड़ताल करने को मजबूर है क्योंकि पानी इनकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मैडम, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि चाहे सपा वाले या कांग्रेस वाले आपस में एक दूसरे की बात करते रहे कि आपकी सरकार रही और हमारी सरकार रही, तो सपा को यहाँ से जनता ने नकार दिया, तो आज क्या बीजेपी को भी नकार दिया जाए? जनता को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी को भी गाजियाबाद से नकार दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजना को लॉन्च किए, अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, जलमग्न संरक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है। मैंने ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में काम, पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ इसलिए जनता ने नकारा था उन्हें। राजेश जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने यही कहा, हमारी जी जल संरक्षण के लिए योजनाएं लाई गई है, हर घरों में नल की व्यवस्था की जा रही है, पानी की टंकियां बन रही है, लोगों के जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना आज विकल्प के रूप में एक दूसरी सरकार का चयन किया जाए? क्या जनता को इस ओर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। नरेश जी, आप जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने अच्छा नहीं किया, जिम्मेदारी से काम नहीं किया, विकास नहीं किया, तो जनता ने उन्हें नकार दिया, तो क्या यही विकल्प आज भी मौजूद है? राजेश जी, ये कह देने से नहीं होता है कि सरकार, मौजूदा वक्त की सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है, विकास कर रही है। अगर कर रही है तो वो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन समस्या बेहद और विकराल है और बड़ी समस्या है और इसीलिए इन लोगों को भूख हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा है, पानी के लिए। और 13 दिन का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।